अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, SQ लाइव के साथ मैं हूँ आसिफ कुरैशी। मेरे साथ स्लोक की मारूफ सियासी शख्सियत काउंसलर और साबिक मेयर अमजद अबाइस साहब बड़े जो मतवाज़न तरीके से आज़ाद कश्मीर की सियासत पर जो तज्ज़िया करते हैं। हमेशा उन्होंने जो आज़ाद कश्मीर की सियासत है उस हवाले से उनको बड़ी मालूमात भी है। आज एक बार फिर मेरे साथ मौजूद हैं वो अमजद अबाइस साहब। पहले हम बात करेंगे थोड़ी सी जो आज़ाद कश्मीर के अंदर मुस्लिम लीग नून ने गुज़िश्ता चंद रोज़ कबल जो उनके मरकज़ी रहनुमा हैं साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म राजा फ़ारूक क़ादर और जो आज़ाद कश्मीर के सेक्रेटरी जनरल हैं चौधरी तारिक फ़ारूक समेत जो मरकज़ी उनके दीगर रहनुमा थे, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और कहा था कि कबल अज़ वक्त इंतख़ाबात करवाए जाएँ और वज़ीर-ए-आज़म फौरी तौर पर असम्बली तोड़ें और इंतख़ाबात का जो है वो ऐलान करें। इसकी क्यों ज़रूरत पेश आई है? मुस्लिम लीग नून इतनी जल्दी में क्यों है कि आज़ाद कश्मीर में इलेक्शन जो है वो फौरी होने चाहिए? मेरे ख्याल में बतौर तजिया कार भी और फिर बतौर सियासी कारकर्दगी भी मेरी समझ में तो एक चीज ये बात आई है कि फारूक क़ादर साहब और शाह गुलाम क़ादर साहब अपना जो वजन है वो शो करना चाहते हैं। ठीक। शाह गुलाम क़ादर साहब अभी देखें बरतानिया से कामयाब दौरा करके गए हैं, यहाँ पर बड़े अच्छे प्रोग्राम उनके हुए हैं। उनका बैकग्राउंड क्या है वो आपको और मुझे पता है, यहाँ नाज़रीन को भी पता है। जी जी। लेकिन एक बड़ा अच्छा दौरा, वजन वाला दौरा करके गए। फिर फारूक क़ादर साहब पिछले कुछ दिनों से बड़े तेजी के साथ एक्टिव हैं और अगले चंद दिनों में आप देखेंगे कि फारूक क़ादर साहब बरतानिया भी आएंगे। अच्छा। तो फारूक क़ादर साहब ने बेसिकली ये तय किया हुआ है कि मुस्लिम लीग नून की क़यादत की जिम्मेदारी वो खुद लें। इस हवाले से आप अगर पिछले दिनों कुछ अर्सा पहले देखें तो फारूक क़ादर साहब मुस्लिम कॉन्फ्रेंस ज्वाइन करना चाहते थे। उन्होंने बहुत हद तक अपने साथियों से मशावरत भी की, लेकिन जो मेरी इत्तलात है बतौर सियासी कारकन भी बतौर तजियाकार भी, उनको कोई राजपूत बरादरी से कोई उस तरह पजीराई नहीं मिली थी उस दफा। ठीक। तो उन्होंने यकीनन वो फिर वो फैसला कुछ एन टाइम पर वो फैसला तो वो कर चुके थे शायद, लेकिन एन टाइम पर कुछ ऐसे मारूजी हालात बन जाते हैं सियासी लोगों में। आपको पता है सियासत में ऊंच नीच चली रहती है जी। लेकिन अभी चूंकि ये जो बात आपने क्वेश्चन किया है जी, इसमें फारूक क़ादर साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का मकसद यही है कि वो अपना वजन शो करें, अपनी ताकत शो करें और उसके जरिए ये बताएंगे मुस्लिम लीग में, आज़ाद कश्मीर में वो ताकतवर शख्स है और वो बाकायदा तौर पर मुस्लिम लीग को रन कर सकते हैं। और शाह गुलाम क़ादर साहब भी अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने मेरे ख्याल में मुस्लिम लीग ने पिछले 2-4 महीनों में बड़ी जान डाली है। अब अगर उसको भैया के बाद दिख रहे अगर बहुत सारे इवेंट्स को देखें तो उन्होंने बड़ा काम किया है। लेकिन फारूक क़ादर साहब ही एक बड़ी शख्सियत है और मुस्लिम लीग में उनका अपना एक हल्का अहबाब है। तो किसी सूरत फारूक क़ादर साहब नहीं चाहेंगे कि शाह गुलाम क़ादर साहब प्राइम मिनिस्टर बने, प्राइम मिनिस्टर के उम्मीदवार हूँ और वो लीड करें सारी कैंपेन को। तो मेरा ख्याल तजिया यही है कि फारूक क़ादर साहब की ख्वाहिश है कि वो खुद इस चीज को लीड करें और मियाँ साहब के चूंकि उनके साथ जाती तौर पर भी मियाँ साहब के साथ वो बड़े क्लोज रहे हैं अपने दौर में, एक तमाम सियासी कारकुन के तौर पर भी मियाँ साहब शायद पसंद फरमाते थे। अब उनका रिलेशन शहबाज साहब के साथ या फिर दीगर लोगों के साथ क्या है ये मैं उसके बारे में नहीं कह सकता, लेकिन जो हालात बता रहे हैं कि फारूक क़ादर साहब कोशिश कर रहे हैं कि मुस्लिम लीग नून आज़ाद कश्मीर की बागडोर उनके हवाले की जाए। तो वो तो जाहिर है हर आदमी की ख्वाहिश होती है, लेकिन अगर उन दोबारा उन्होंने राजा फारूक क़ादर को सदारत देनी होती तो वो कभी भी सदारत से न उतारते। इसलिए उनके लिए जो फेवरेट है वो शाह साहब ही है। मेरे ख्याल में शाह गुलाम क़ादर साहब ही जो है वो उनकी तरफ से मुस्लिम लीग के उम्मीदवार जो वज़ारत उज़्मा भी वो उन्हीं को मेरे ख्याल में देंगे, क्योंकि नवाज शरीफ जो है वो राजा फारूक क़ादर खान से ज़्यादा शाह गुलाम क़ादर पर ट्रस्ट करते हैं। सब अब चूंकि मियाँ साहब का रोल सियासत में उस तरह नहीं रहा, उनको माइनस कर दिया गया है। आप देखें वो पिछले 2-3 हफ्ते 4 हफ्ते से बरी में बैठे हुए। मियाँ साहब यकीनन पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर रहे, 2 मरतबा बड़े अजीम शान आप उनके बारे में कह सकते हैं लीडर रहे हैं, सारी बात है। लेकिन मौजूदा सियासत में उनकी कोई अब वो बात नहीं रही कि वो सियासत में इन्वॉल्वमेंट। लेकिन भाई साहब इस तरह की मुस्लिम लीग नून के अंदर से भी कोई आवाज नहीं आ रही कि जी शाह साहब नहीं होने चाहिए या ये बेहतर तरीके से काम नहीं कर रहे। मैंने आपसे पहले ही कहा कि वहां पर 2 फैक्टर हैं,
एक फैक्टर ये है कि जो राजपूत बेल्ट है, राजपूत जो मुस्लिम लीग के लोग हैं, जी वो बेसिकली दबंग बात कर जाते हैं। वो आजाद कश्मीर की सियासत में कभी भी बोलेंगे तो खुल के बोलेंगे, मुखालफत करते रहते हैं, ऊंची नीची आवाज करते हैं। तो इस दफा बदकिस्मती से फारूक हैदर साहब को वो मदद वहां से मिल नहीं रही, जिसके नतीजे में वो आवाज आपको नजर नहीं आ रही। लेकिन दूसरी तरफ फारूक हैदर साहब का इनेट कर रहे हैं बड़ी तेजी के साथ। उन्होंने देखे कल परसों यासीन गुलशन साहब के साथ आवाज कूद चले गए वो, बिल्कुल। और यासीन गुलशन ना सिर्फ एक मजबूत उम्मीदवार है, बल्कि गुजर बरादरी की सबसे मजबूत सीट है, अगर दूसरे लफ्जों में कहा जाए तो। ठीक। तो उनका बेसिकली फारूक हैदर साहब चाह रहे उनके हैं उनके मुकाबले में कौन है? क्यूम नियाज़ी साहब। अब्दुल कीम नियाज़ी साहब। तो ठीक। नियाज़ी साहब पिछली दफा जिस तरह इलेक्शन जीते, वो ज़ाहिर है वो तरह की कहानी है वहां पर, क्योंकि पीटीआई का मामला था और वो इलेक्शन जीत गए। नियाज़ी साहब बड़े मजबूत उम्मीदवार है, बड़े मेहनती सियासी कारकर थे, लेकिन वहां पर जीतना काफी मुश्किल होता है यासीन गुलशन के होते हुए। आपने देखा तो तसलसल के साथ यासीन गुलशन पिछले कुछ अरसे से जीतते आ रहे हैं। तो फारूक हैदर साहब वहां गए, फिर फारूक हैदर साहब अब वहां गए हैं हजीरा में। अलबत्ता हजीरा में कुछ चीजें और भी हुई, क्योंकि शाह साहब भी वहां गए, लेकिन फारूक हैदर साहब जीत पर चढ़ गए और अपने आप को उन्होंने शो किया कि मैं ही लीडर हूँ। लेकिन अगले चंद दिनों में या कुछ अरसे में आप देखेंगे कि इख्तिलाफात भी सामने आएंगे, मुस्लिम लीग नून के अंदर ग्रुप्स भी बनेंगे, और ये चीज चलती रहेगी, क्योंकि एस्टैब्लिशमेंट भी मेरा नहीं ख्याल कि वो पूरी तरीके से रेडी है कि सारा काम जो है सारा कुछ हवाले किया जाए नून लीग के। वो भी सोच सोच कर कदम रखना चाहते हैं, क्योंकि उन्होंने तजर्बे करके देखे हैं, और वो ऐसा कोई तजर्बा मेरा नहीं ख्याल बतौर सियासी कारकुन या तजियाकार कि वो कोई ऐसा फैसला जल्दी में करेंगे जिसका खामियाजा वो भुगतेंगे। आपकी इस बात से थोड़ा मैं इत्तेफाक इसलिए करता हूँ कि आज वज़ीर आज़म ने मेरे ख्याल में नीलम में कुछ सहाफ़ियों के सवालों के जवाब देते हुए कहा है कि एक बिम्बर से हारा हुआ शख्स और एक साबिक़ वज़ीर आज़म जो है ये मुस्लिम लीग नून नहीं है, 4 वज़रा जो हैं वो हुकूमत में शामिल हैं, और जो मुस्लिम लीग नून के सदर हैं वो इसके अलावा हैं, और वो कह रहे हैं कि एक टिकट में 2 मज़े ना लें। तो इससे ये साबित हो रहा है कि जो मुस्लिम लीग नून के एक धड़ा है वो अनवारुल हक के बिल्कुल करीब है, और दूसरा जो है वो, इसमें तो कोई शक शुबे वाली बात ही नहीं है ना, कि अनवारुल हक की बात नहीं है। जिन्होंने जो लोग आपको हुकूमतें देते हैं, जिनके जरिए आप हुकूमत करते हैं, और उनके कहने के बगैर आप कुछ नहीं कर सकते। ठीक। शहबाज साहब ने आजाद कश्मीर मुस्लिम लीग, मैंने पिछली दफा भी जिक्र किया था कि टिकट तकसीम कर रहे हैं, और उस तकसीम में 2-4 लोग और भी बैठे होंगे। तो उन लोगों ने देखना है कि कौन सा बंदा कौन कहाँ पर काम कर सकता है और किस तरीके से कर सकता है, तो वो सारी चीजें देखी जाती हैं। लेकिन भाई साहब, जो लोग शाह साहब को साथ लाए थे और जिन्होंने बरतानिया में इतना कुछ खर्च किया, उनका क्या बनेगा फिर? वो तो आपको पता है कि हमारी शौक है, हम कश्मीरी की बदकिस्मती है बड़ा जलसा कराना और ढोल बजाना, तारीफें करवाना, ये हमारी शौक है। यानी आप बदकिस्मती देखें कि शाह गुलाम कादर मुस्लिम लीग नून को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, मुस्लिम लीग नून आजाद कश्मीर में अगले इलेक्शन के जीतने के ख्वाब देख रही है, प्राइम मिनिस्टर बनने की, और शाह साहब यहाँ पर मुस्लिम लीग नून के जलसों से खिताब कर रहे हैं। उनको किसी ने ये नहीं बताया कि यहाँ पर कोई कश्मीर बनेगा, पाकिस्तान कॉन्फ्रेंस करें, यहाँ वो इस्तेकाम में पाकिस्तान, तकमील पाकिस्तान को और उस कॉन्फ्रेंस का नाम रखें और उसके ऊपर बात करें। उनको ये खबर भी हुई। मतलब एक अजीब ड्रामा है कि शाह साहब को मौका मिल गया कि फारूक हैदर साहब की सारी बिरादरी मुझे सपोर्ट कर रही है, ये जो राजा आबिद साहब और ये सारे लोग, ये लूटन से हमारे सारे लोग, सरदार फारूक सिकंदर जो है वो भी उनके साथ आए हुए थे, तो इसलिए वो एक अपना मतलब ये कह सकते हैं कि अपने आप को उन्होंने शो किया कि मैं जो है राजपूत भी मेरे साथ हैं, ये सारे लोग मेरे साथ हैं। जो बात आपने प्राइम मिनिस्टर आजाद कश्मीर की, प्राइम मिनिस्टर के साथ आप देखिए मुस्लिम लीग नून के वज़रा जो है वो इस तरह शीशा पला दीवार बने हुए हैं। बिल्कुल। वो तो दबांग उन्होंने कहा हम किसी कोई चीज नहीं मानते, तो अगर कोई चीज नहीं मानते कुरैशी साहब, तो आपको उनको निकालते क्यों नहीं है? आपके अंदर हिम्मत है, इतनी तौफीक दी हुई है, नहीं निकाल सकते, नहीं निकाल सकते। इसीलिए मैं कहना चाहता हूँ कि मुस्लिम लीग में ग्रुप्स भी हैं, मुस्लिम लीग हैंडलर के जरिए आएगी, अगर आएगी तो मुस्लिम लीग की क़यादत का फैसला आजाद कश्मीर में वजारतों से लेकर वजारत उज़्मा का फैसला वो कहीं और होगा। वो ये कोई ना कहे कि शाह गुलाम कादर साहब बन जाएंगे, फारूक हैदर साहब, क्या पता आपको कोई एक नई चीज नजर आए, नया चेहरा कोई नजर आ जाए।
तो ठीक। ये सियासत में कोई मौजूदा क्योंकि जो सियासत में जो जो हमने पहले भी बात की थी कि आज़ाद कश्मीर में ऐसा ना हो कि हाइब्रिड सिस्टम जो है एक बार फिर जो है देखिए, वो पिछले 15 साल से कृषि साहब हाइब्रिड सिस्टम ही है। आपका प्राइम मिनिस्टर उस तरह पॉपुलर नहीं है। आप ऐसे ऐसे लोग आपके आते हैं जिनके अपने हल्के वोट है। तो ये एक सिलसिला है। प्राइम मिनिस्टर साहब खुद आजाद कश्मीर का, इस तरह उन्होंने जिक्र किया, तारक फारूक साहब के हारे हुए शख्स हैं, वो तो जाहिर है उनकी जाती आपस में एक दूसरे में चुपकलिश है, एक दूसरे के ऊपर वार करते हैं। तो उन्होंने बात की प्राइम मिनिस्टर ने, और फिर मुस्लिम लीग के हवाले से उन्होंने कहा कि इनकी हैंडलिंग जो आप बात कर रहे हैं आप और मैं, जी। वही बात है कि हैंडलिंग तो वहीं से हो रही है ना। बिल्कुल। और उनको पता है कि मेरे साथ है, अगर वहां कोई इतनी जरूरत वाले शाह कादर साहब या फारूक हैदर साहब या तारक फारूक साहब या मुश्ताक मनाज साहब हूँ, तो 4 वज़रा को फारग करके देखें या 5 को जो भी है करके देखें, कोई नहीं कर सकता। नहीं कर सकता जी, नहीं कर सकता। और अब्बास साहब, जिस तरह सरदार तनवीर इलियास जब यूं ही पीपल पार्टी में शामिल हुए तो बहुत मुतहरक हो गए थे, अचानक वो भी खामोश हो गए हैं। कुछ खबरें ये भी हैं कि वो सख्त नालाम भी है कि वो कह रहे हैं कि मुझसे गलत बयानी की गई है। मैं कल एक सोशल मीडिया पर एक बिल्कुल ऐसा ही है। असल में साहब ऐसा है कि तनवीर इलियास साहब का पिछले कोई 1-1.5 साल से एस्टैब्लिशमेंट के साथ कोई ताल्लुक नहीं रहा। ठीक। उस तरह का जिस एस्टैब्लिशमेंट के ताल्लुक की वजह से वो आजाद कश्मीर के प्राइम मिनिस्टर बने थे, आजाद कश्मीर में सियासी लीडर बने थे, आजाद कश्मीर से MLA बने थे, वो ताल्लुक अब उनका नहीं रहा। इसमें कोई शक नहीं कि तनवीर इलियास बड़ा आदमी है, बड़ी बरादरी है, बड़ा बिजनेसमैन आदमी है और बहुत सारी क्वालिटीज है उस बंदे के अंदर, लेकिन दूसरी तरफ एस्टैब्लिशमेंट के साथ उनका ताल्लुक नहीं रहा। मैंने पिछली 1-3 लाख में शायद आपसे जिक्र किया था कि चौधरी रियाज साहब ने उनको शीशे की बोतल में डाला है, बिल्कुल बंद करने की कोशिश की है, और ये ट्रैप हो गए हैं। तनवीर इलियास जैसा बड़ा आदमी जिसको सूझबूझ है, पंजाब का वजीर रहा है, वो आजाद कश्मीर का प्राइम मिनिस्टर रहा है, तो उनसे ये गलती हो गई तनवीर इलियास साहब से और ट्रैप हो गए। और आप देख रहे हैं कि आजाद कश्मीर में उनके अलावा सोनी साहब से उनका जाती बड़ा करीबी ताल्लुक है, जो उन्होंने अपना एक रिलेशन बनाया उनसे, और फिर रफीक नैयर साहब या और जावेद भट्ट साहब वगैरह, इनका कोई मामला नहीं था, ये गलती की तरफ ये उधर चले गए। अब इनको खुद समझ नहीं आती कि हमने इतना बड़ा ब्लंडर कैसे किया। तो कुछ लोग तो जावेद भट्ट साहब तो खैर वो कोई उम्मीदवार नहीं कह सकते उनको, ना ही वो आइंदा इलेक्शन जीत सकते हैं, वो कहीं भी हो, वो एक बस हादसाती तौर पर आए थे और हादसे में। अलबत्ता रफीक नैयर साहब क्योंकि एक बड़ी बरादरी है, कोई रट्टा में उनकी गुजर बरादरी का बड़ा स्ट्रॉन्ग होल्ड है वहां पर, और बड़ा उम्मीदवार है, पहले भी वजीर रहे हैं, तो उनकी वर्थ है अपने तौर पर कि वो अपनी बरादरी को लेकर किसी पार्टी में भी जाए, किसी जगह भी अपना वजन बनाए। लेकिन उनके लिए भी वहां मुश्किलात हैं, क्योंकि वलीद इकबाल जो मतलूब इकलाबी साहब के साहबजादे हैं, वो भी वहां पर उम्मीदवार हैं और पिछली दफा पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार थे और बड़ा वोट बैंक रखते हैं, नौजवान हैं, और अपोजिशन में तो काफी स्ट्रॉन्ग लोग हैं वहां पर। इस दफा एक नई अपोजिशन वहां पर मेरी इत्तलात के मुताबिक जो है वो नैयर साहब और जो मतलब इनकलाबी साहब के साहबजाते हैं, उनके दरमियान कोई मजहबी शख्सियत हैं, उन्होंने कोई पैच अप करवाया कि ये इलेक्शन इनको दें, आप अभी जवान हैं, तो एक तो गुजर बरादरी के पास सीट रहेगी और दूसरा ये अगला इलेक्शन नहीं लड़ेंगे। कोई इस तरह की कोई मेरे जो जराए हैं उन्होंने ये फैसले कराए जा सकते हैं। जिन्होंने टिकट देने होंगे, जिन्होंने किसी को MLA बनाना होगा, वो चूज करेंगे कौन सा उम्मीदवार उनके लिए। हाँ, ये तो बात की बात है, लेकिन ये पहले को माहौल तो बन रहा है ना उन दोनों में से। तो कहने का मतलब ये है कि ये अभी कबल रख चीजें हैं। आजाद कश्मीर की सियासत उस तरह नहीं रही। सही जब गाजी मिल्लत सरदार इब्राहिम खान, मुजाहिद अब्दुल सरदार अब्दुल खान, सालार जमहूरियत सरदार सिकंदर हयात और फिर चौधरी नूर हुसैन साहब जैसे लोग सियासत करते थे, और वो सियासत नहीं रही है। और तरह की सियासत शुरू हो गई। भाई साहब, मैं आज ही दिन को एक बात लिखी थी कि नजरियात खत्म हो गए हैं। बिल्कुल जो नजरियात है ना, आज हम इक्तदार देखते हैं कि इक्तदार किस तरफ है। वो कहते हैं तेल देखो, तेल की धार देखो। देखे ना, आप सारे सिस्टम को देखें कि पिछले दिनों तनवीर इलियास साहब जब आए तो लोगों ने कहा जी कि अब चौधरी यासीन की सियासत खत्म हो गई है। बिल्कुल, ठीक है, ये जिम्मन सवाल है। तो सियासत का जो तेजी के साथ चरने वाली बात है। तो अब जो बरतानिया से केस जीते हैं, हाँ बिल्कुल, में वो आजाद कश्मीर में एक बहादुर मतलब शेर बन के उभरे, शेर बन के। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, उनको बहुत खिलाफ बरादरी का जी
बरादरीतों का भी प्रचार करते थे, बहुत सारे और उनकी खामियां बताइयां। बल्कि उनका जो मोराल था वो बहुत डाउन हो गया था। लेकिन इस जो केस है इसके बाद जो है वो दोबारा, मेरी जो इतलात है कि वो दोनों सीटें फिर जीत जाएंगे, क्योंकि इस कदर तेजी से उनका मोराल बुलंद हुआ है। कि एक सीट तो छुड़ोई वाली मेरे ख्याल में उनके लिए कोई मुश्किल बात है ही नहीं, क्योंकि वहां तक जो राजपूत बरादरी है वापस से तकसीम है, वो कभी इकट्ठे हो ही नहीं सकते। उसका रीजन के सारे लीडर हैं, और हालांकि बड़े तगड़े लोग हैं उसमें, राजा इकबाल साहब जैसे लोग हैं, और राजा मुश्ताक साहब जैसे लोग हैं, आफ्ताब अकरम जैसे लोग हैं। ये वो बड़ी ताकत बन सकती है, लेकिन बदकिस्मती से वहां पर तकसीम सिलसिला है। और भाई साहब, राजा अकरम साहब का खानदान आजकल किस तरफ है? वो राजा आफ्ताब अकरम साहब पीटीआई में है। पीटीआई में, और हाँ, मैं राजा आफ्ताब अकरम की अच्छी बरादरी है, बड़े जबरदस्त किस्म के सियासी कारकुन है वो। आप समझते हैं इंतहाई आजिज और तहजीब वाले, इखलाक वाले बहादुर शख्स है, लेकिन बदकिस्मती पे डायरेक्शंस गलत हैं। आप जज्बात में फैसले नहीं करने चाहिए सियासी कारकुन को। तो वो अब पीटीआई में है, पीटीआई का आवाज है, लेकिन आजाद कश्मीर में पीटीआई बिल्कुल जीरो हो जाएगी जब इलेक्शन होंगे। तो वहां एहसास होगा लोगों को कि ये, क्योंकि आपकी पीटीआई जो है वो कोई नजरियाती जमात नहीं है, वो एक और तरीके से एक गैप को फिल करने के लिए आई थी, लेकिन वो गैप फिल नहीं हो सकता। बल्कि पीटीआई में जो है वो मजीद सख्तियां हो रही हैं। आपने देखा कि उनके जो कुछ दिनों में आप देखेंगे साहब, जब अक्टूबर और नवंबर के बाद जब हमारे जो सिपा सालार हैं उनकी सारी टीम नीचे अपनी मर्जी की हो जाएगी, क्योंकि कुछ लोग उनकी आगे पीछे जाएंगे, तब्दीलियां होंगी, तो उसके बाद आपको पता चलेगा कि ये जो है और कहाँ सख्तियां और कहाँ पर कमियां आती हैं। तो एक डिफरेंट टाइप की आपको कुछ अक्टूबर नवंबर के बाद आपको चीजें मिलेंगी। और जो बात आपने की थी ना कोटली शहर की, अब हालात उस तरह नहीं रहे चौधरी यासीन साहब के लिए। वहां पर 2-3 लोग बड़ी तेजी के साथ, आपने देखा होगा कि वहां एक रिजवान मलिक, जी रियल जेंटलमैन, और वो जिस तरीके से यूथ में पेनिट्रेट कर रहे हैं, यूथ के साथ उनका जो लिजान बन रहा है वो उभर के सामने आ रहे हैं। पिछले दफा भी 7-8 हजार वोट ले गए थे, और एक आजाद उम्मीदवार ने 7-8 हजार वोट ले लेना, एक अननाउन पर्सन। तो काफी चीजें अब चेंज हो गई हैं, जो साहब को काफी मुश्किल। मलिक नवाज साहब भी मेरे ख्याल में सोच रहे हैं कि वो अब एक्टिव काफी है, वो भी एक्टिव है, लड़े। तो अब काफी मुश्किल होंगी जो यासीन साहब को शहर के हल्के में। पिछली दफा बहुत चौधरी साहब ने बड़ी शतरंज का खेल खेला, तो फारूक सिकंदर साहब चूंकि बड़े सिंपल सियासी कारकुन है, मैं फारूक को समझता हूँ बड़ाई आजिज सा सिंपल सा आदमी है, तो वो सियासत में उस तरह मेहनत नहीं कर सके चौधरी साहब के मुकाबले में, और वो काफी डैमेज हुए, जिसके नतीजे में चौधरी साहब को मौका मिल गया। अलबत्ता चौधरी यासीन का पीपल्स पार्टी के अंदर भी और आजाद कश्मीर में भी इस केस के बाद बरतानिया से काफी फायदा हुआ है उनको, काफी फायदा हुआ है, बिल्कुल काफी तौर पर उनको ताकत मिली है। और मैं सच्ची बात बताऊं चौधरी साहब से जब भी मिलता हो, गई मुलाकात हो ना आगे पीछे, चौधरी साहब बड़े बहुत तरह के आदमी है, बड़े खलूस वाले आदमी है, सही बात है, और सियासत में बड़ा उनका नरम रवैया है। अपने हल्के में पता नहीं वो क्या करते हैं, वो लोगों को पता होगा, लेकिन आजाद कश्मीर की सियासत में बड़ा उनका अच्छा कॉन्ट्रीब्यूशन है। लेकिन हमारा उनके हल्के से ताल्लुक तो नहीं है, लेकिन मैं भी देखता हूँ, आप भी देखते हैं कि जब भी हल्के में कोई किसी भी बरादरी का कोई आदमी फौत होता है तो चौधरी यासीन इस्लामाबाद से जनाजे में शामिल होते हैं। ये बड़ी बात होती है एक हल्के के लोगों के लिए कि किसी की शादी में, किसी की दुख दर्द में मौके पर पहुंच जाना, ये बड़ी बात होती है। चौधरी साहब के हल्के के लोग उनके बहुत सारे इल्जाम लगाते हैं, यकीनन कोई अच्छे तो कोई सही भी होंगे, कोई गलत भी होंगे इल्जाम, उनकी हम बात नहीं करते, क्योंकि हल्के में बहुत सारी अपोजिशन अपने तौर पर देखती है, उसका अपना तराजू है तोलने का। जी जी। तो हमारा जो बतौर आजाद कश्मीर में मैं देखता रहता हूँ कि चौधरी यासीन का अच्छा इमेज है, कोई बैड इमेज नहीं है आजाद कश्मीर पूरे में। उनका ताल्लुक फारूक हैदर साहब से अच्छा है, उनका ताल्लुक सरदार अतीक साहब से अच्छा है, उनका ताल्लुक शाह गुलाम कादर से अच्छा है, उनका ताल्लुक तमाम ही लीडर बैरिस्टर साहब से भी आप देखें उनके ताल्लुक है, प्राइम मिनिस्टर से भी। और अभी आप देखें कि फारूक हैदर साहब ने कभी उनके ताल्लुक कोई बात नहीं की, शाह गुलाम कादर साहब ने उनकी जात के बारे में कभी कुछ नहीं कहा, सरदार अतीक साहब ने कुछ नहीं कहा, बैरिस्टर सुल्तान महमूद ने कुछ नहीं कहा। हाँ, हल्के में उनके मामले में लोग उनसे सवालात करते हैं, उनसे नाखुश हैं, ये बहुत सारी चीजें सियासत में रहती हैं। सारे लोगों को आप राजी भी नहीं कर सकते सियासत भी में भी, और इसके अलावा आप एक घर में रहते हैं तो सारे लोग आप पर खुश नहीं होते।
सर ये बहुत और तरह का रंग पड़ेगा इस दफा इलेक्शन में। अच्छा, कोटली कोटली जो तीन तीन सीटें कोटली की, जो नकियाल और दो कोटली शहर की। दो कोटली शहर की हैं, चढ़ोई है, चढ़ोई, चलो चढ़ोई तो लादा हो गया, एक हुरटे की लादा होगी, दो शहर की हैं, दो शहर की हो गई और एक नकियाल की, जो राजमहल है, राजमहल। ये चढ़ोई हो गई, कोई रट्टा हो गया, नकियाल हो गई जी, राजमहल हो गया, शहर हो गया और सहसा, ये तो सारी सीटें। तो जो नकियाल वाली सीट है वो भी मेरे ख्याल में जो बडानवी है बड़े मजबूत उम्मीदवार है, क्योंकि उनका एक बड़ा कबीला वहां पर। बदामी जो है वो अगर मुश्किल इलेक्शन पिछला जीत सकते हैं तो मेरा नहीं ख्याल कि उनके लिए कोई मुश्किल पेश आएगी। सियासत में कुछ कहा नहीं जाता, अब नए नए लोग सियासत में, लेकिन इस दफा सरदार सिकंदर साहब की वफात के बाद उनके लिए आसानियां और हो गई है। सरदार सिकंदर बहुत बड़े आदमी, सलारे जमहूरियत का मुकाबला कोई नहीं कर सकता। कोटली में आप और फिर भाई साहब उनके घर में भी, करेलवी खानदान में भी इख्तलाफ है। जो फारूक सिकंदर साहब हैं, इनके भाई जो तारक सिकंदर हैं, वो पीटीआई से मेरे ख्याल में उम्मीदवार है इस दफा। हाँ, मैं तो कह रहा हूँ कि उनको इतनी प्रॉब्लम नहीं होगी। इसी तरह अगर कोयलट्टा में देखें तो कोयलट्टा में एक नए नौजवान है, इकबाल सिकंदर साहब के साहबजादे, बिल्कुल, बड़ा पिछली दफा भी उन्होंने 7-8 हजार वोट किया, बड़ी बरादरी है। शहरियार सिकंदर मेरे ख्याल में उनका नहीं, शहरियार के भाई हैं। हाँ, शहरियार साहब के भाई हैं वो डीआईजी जो है, बिल्कुल। हाँ, इकबाल सिकंदर साहब के साहबजादे पिछली दफा भी इलेक्शन लड़े और बहुत मेरे ख्याल में तो उनके दरमियान भी काफी टाई है, जो राजा निसार के लड़ रहे हैं, आपस में बड़ी फाइटिंग है राजा निसार साहब के साहबजादे के दरमियान और उनकी। और पिछले दिनों कल परसों उनकी राजा निसार साहब की साहबजादी होती है यहाँ बरतानिया से, वहां जाके प्रेस कॉन्फ्रेंस किया उन्होंने। तो कुछ चीजें ऐसी लिंक कर रही हैं कि किस तरीके से क्या किया जा रहा है ये बाद में वक्त बताएगा। लेकिन वहां पर मुस्लिम लीग अगर इकट्ठी नहीं हुई तो बहुत आसानी के साथ गुजर कैंडिडेट आराम से सीट निकाल लेगा, कोई भी कैंडिडेट हो। वो अगर रफीक नैयर साहब होते हैं यहाँ के, अब्दाली साहब, वलीद इकबाल होते हैं, नहीं अब्दाली साहब का मेरा नहीं ख्याल कि अब्दाली साहब इलेक्शन जीतने की पोजीशन में। हाँ, अब्दाली साहब का अपना एक, क्योंकि वो किधर जाते हैं, अभी मेरी इतलात के मुताबिक उनको बड़ी अच्छी आपस भी है मुख्तलिफ जमातों से, और अगर खुदा न खास्ता हुई तो फिर जिस तरीके से वो पहले भी बने थे वही तरीका अगर अपनाया गया तो फिर वो बन सकते हैं, उनके लिए कोई रुकावट नहीं होगी। तो ये वहां का सिनेरियो है। इसी तरह अगर आप चढ़ोई की आप पहले भी जिक्र कर चुके हैं, राजपाल में जो मलिक जफर साहब हैं उनका इस वक्त तक बोल्ड है, और आजाद कश्मीर में जितने हमारे मिनिस्टर हैं उन मिनिस्टरों में मलिक जफर साहब में से एक मिनिस्टर वो भी हैं जो अपने हल्के पे अब तक कसरत रख रहे हैं। उनके हल्के में उनकी पोजीशन जो लोग बता रहे हैं कि बेहतर है अभी। और अगर आप चले जाए सहसा में तो सहसा में पोजीशन थोड़ी खराब है, काफी डेंजर है इस वक्त भी, अभी तक कोई समझ नहीं आ रही। उसकी रीजन वाह कि चौधरी फराग साहब भी काफी ताकतवर है, राजा रशीद साहब भी पैर तोड़ रहे हैं, राजपूत बरादरी का वहां होल्ड है, और राजपूत बरादरी का भी ख्याल है कि हमने अपनी सीट गिनवाई है। लेकिन दूसरी तरफ जो मुस्लिम कामस के उम्मीदवार थे वहां राजा इफ्तिखार जिन्होंने 7,000 वोट दिए थे, वो पूरी तरह कमिटमेंट के साथ है कि वो कह रहे हैं कि मैं इलेक्शन में मैंने जाना ही जाना है, अगर मुस्लिम लीग नहीं तो मैं आजाद लड़ूंगा, मुस्लिम कॉन्फ्रेंस नहीं तो मैं आजाद लड़ूंगा। ठीक। और राजा नसीर अगर इलेक्शन लड़ेंगे तो मैं उनके अगेंस्ट इलेक्शन लड़ूंगा। मुस्लिम कॉन्फ्रेंस का भी अभी जो है फैसला नहीं हुआ कि ये क्यों, जाहिर है नून लीग के साथ इनका इत्तेहाद बनता नजर आ रहा है। अगर इत्तेहाद होता है तो फिर टिकट का मसला भी एक इशू बनेगा, जो उनके जो उम्मीदवारान है उनके लिए। ये भी एक जो तरीसा मेरा अंदाजा है वो ये है कि आजाद कश्मीर में जो मुस्लिम कॉन्फ्रेंस है इन मुश्किल हालात में कुछ पिछले अरसे में जो पाकिस्तान के हक में रैलियां निकाली, जलसे जुलूस किए, पाकिस्तान की कोई जो पार्टी है जो पाकिस्तान के चैप्टर है आजाद कश्मीर में वो ये काम नहीं कर पाए, तो मुस्लिम कॉन्फ्रेंस ने किया। तो मुझे लगता है जो स्टैब्लिशमेंट की जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग के लोग भी हैं, वज़ीर आज़म पाकिस्तान भी हैं, और आजाद कश्मीर की मुस्लिम लीग भी है, ये सारे लोग किसी न किसी तौर पर चाहेंगे कि मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के साथ वो मिल के चले। और ये मुस्लिम लीग के साथ मुस्लिम लीग और अगर मुस्लिम कॉन्फ्रेंस मिलते हैं तो बहुत सारी ऐसी सीटें इनकी बच जाएंगी। कम से कम मैं 10 सीटें एक्स्ट्रा मैं कह सकता हूँ कि मुस्लिम कॉन्फ्रेंस और मुस्लिम लीग के जुड़ने से 10 एक्स्ट्रा सीटें बच सकती हैं। ये ऐसे एरिया हल्के हैं जिनके मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के जुड़ने की वजह से उनमें से एक हल्का है।
मुस्लिम कॉन्फ्रेंस की वजह से जो है वो मुस्लिम लीग नून को ये चांस नज़र आ रहे हैं और लग रहा है कि मुस्लिम लीग आइंदा जो है नून के साथ मुस्लिम कॉन्फ्रेंस का इत्तेहाद होगा। ये जो हो सकता है, अब सियासत में कुछ कहा नहीं जाता, लेकिन जो हालात बता रहे हैं आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है, ऐसा है। और आपको पता है, यहाँ पता इसलिए नहीं चलता कि पीटीआई के पास एक सीट थी बैरिस्टर साहब, और पीटीआई जो है वो 38 पे पहुंच गई। बिल्कुल। मुस्लिम लीग की 4 सीटें थी, 40-45 पे पहुंच गई। बिल्कुल। तो ये कहा नहीं जा सकता आजाद कश्मीर के मामला। सही बात है, सही बात है। हाइब्रिड सिस्टम है, इस हाइब्रिड सिस्टम में ये सारी चीजें जायज है, और सियासत में कृष्णा पीछे मुड़ के कोई नहीं देखता। पिछले साल क्या हुआ, अब अगले साल क्या करना है, आगे आगे क्या करना, आगे देखते हैं, पीछे कोई नहीं देखता। सही देखता। तो ये अच्छा, ये जो तो चलो इस हवाले से मजीद हम जो है वो अगले हफ्ते को बात करेंगे। हमारा टाइम भी बड़ा जो है वो तेजी से जा रहा है, तो थोड़ी सी मुहाजिरीन की सीटों की बात करें कि काफ़ी इस पर जो है वो बहस चल रही है कि जो है इनको कुछ लोगों का ख्याल है कि जो मेंबरान असेंबली हैं उनके ज़रिए जो है इनका इंतखाब किया जाए, और कुछ लोगों का ख्याल है कि जो इनका जिस तरह एक तरीका चल रहा है, चूँकि अभी हमें कश्मीर की आज़ादी के लिए जो है इन लोगों के वोट की ज़रूरत है, तो इसलिए जो एक सिस्टम चल रहा है उसके मुताबिक इसको चलना चाहिए। आपकी राय में क्या होना चाहिए? तो साहब, जो मैं अपने आपके नाज़रीन के लिए भी और आपके लिए भी सब लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि वो बड़ा सेंसिटिव इशू है, इसको बारीक बीनी की देखने की जरूरत है। इसलिए कि आज़ाद कश्मीर की हुकूमत जो है, आज़ाद कश्मीर जो खिता है, ये कोई अलग मुल्क अभी नहीं है, ये एक मुतनाज़ रियासत है। बिल्कुल मुतनाज़ रियासत है, और इसकी आज़ाद हुकूमत का नाम है आज़ाद हुकूमत रियासत जम्मू व कश्मीर। बिल्कुल, आज़ाद रियासत हुकूमत जम्मू व कश्मीर। जम्मू व कश्मीर, इसमें मकबूजा कश्मीर की जो हमारी वादी है, जो जम्मू है, लद्दाख, और इन सारे लोगों की नुमाइंदगी है। इस नुमाइंदगी के लिए ये जो 12 सीटें रखी गई थी, और इस नुमाइंदगी को मुस्बत अंदाज में लाने के लिए कि वो हकीकी लोग जो माजर बने हैं वो अपना वोट के जरिए, बजाय इसके कि आजाद कश्मीर के कोटली में जीतने वाला एमएलए, बाग में जीतने वाला एमएलए उनको मेंबर बनाए, बल्कि वो हकीकी जो वोटर हैं, जंग में है, रावलपिंडी में है, पिशावर में है, कोयटा में है, कराची में है, वो अपने वोट के जरिए अपने मेंबर चुने। उसका इसमें कोई शक नहीं कि उसका तरीकाकार है, पाकिस्तान की हुकूमतों ने गलत कर दिया है कि उसके दबाव के जरिए अपने मर्जी के लोगों को जितवाना, लेकिन होते वो कश्मीरी है सारे। वो हमारी गलतियां कोताहियां हैं। तो इस मामले में सेंसिटिव इश्यू को बड़े एहतियात से देखने की जरूरत है। इसमें इससे मैं बतौर तजियाकार तो ये समझता हूँ कि इसमें पाकिस्तान हुकूमत को हाथ जोड़ने चाहिए, पाकिस्तान हुकूमत से, जो भी हुकूमत हो, खुदारा जो है ना, वहां पर जो हमारी सीटें हैं उन पर दामली ना करें। एस्टैब्लिशमेंट से बैठ के बात करनी चाहिए कि आजाद कश्मीर में ये 10-12 सीटें बड़ा फैसला करती हैं, तो इस गन में हमें मत धकेलें। तो इस चीज को मतलब कि इसमें बेहतरी लानी चाहिए, जो इन सीटों के जो तरीकाकार है, जो इलेक्शन प्रोसेस है उसमें बेहतरी की जरूरत है, बजाय इसके कि इनको खत्म किया जाए। ऐसा ही है। जी जी, अब्बास साहब बहुत शुक्रिया। आज जो है हमारा टाइम भी जो है तकरीबन ख़त्म हो चुका है। नाज़रीन, उम्मीद है आज आपको जो है हमारा प्रोग्राम पसंद आया होगा। लाइक और शेयर करते रहें। इंशाल्लाह नए प्रोग्राम के साथ बहुत जल्द आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हम सब का हामी और नासिर हो।